हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रहा है ना। केमिस्ट्री का भी आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है और फिजिक्स का भी रेगुलर स्टार्ट हो चुका है। और केमिस्ट्री का तो आज कंप्लीट है भाई। ओके, तो यदि आप नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड जो है, अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए सॉलिड स्टेट का, तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे प्रेस कीजिए, आपको कंप्लीट जो है सॉलिड स्टेट का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम एक आईएमपी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो परीक्षा में तो नहीं आता एग्जाम में, बट अगर इसको नहीं जानोगे तो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 4 नंबर 5 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन उसको नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। तो ये बेस है मतलब। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? आवेश वितरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? आवेश वितरण। तो क्या होता है भैया आवेश वितरण? स्टूडेंट, आवेश वितरण को ना, मतलब आवेश का बंटन समझ लो, बांटा गया है। कैसे बांटा गया है आवेश को? ठीक है, वो हमको बताना है, आज पढ़ना है। तो उसको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका स्टूडेंट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, मतलब रैखीय आवेश वितरण। रैखीय आवेश वितरण। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। जब आवेश का वितरण इस प्रकार, जब आवेश का वितरण किसी रैखीय चालक में एक समान रूप से होता है, जब आवेश का वितरण किसी रैखीय चालक में एक समान रूप से होता है, तब हम उसको बोलते हैं रैखीय आवेश वितरण। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे समझो। सपोज करो कि मेरे पास एक कोई ऐसा चालक है, चालक तार समझ लीजिए आप, कि उसका जो है चौड़ाई तो नहीं है, बट क्या है? लंबाई है। चौड़ाई बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है, इसमें आपको चौड़ाई दिख रही होगी, बट नहीं है। क्या है? सिर्फ लंबाई है ना। तो ये क्या हो गया? लीनियर। और एक समान रूप से इसमें क्या है? आवेश वितरित है स्टूडेंट। ठीक है ना। माना कि इसकी लंबाई जो है क्या है? L। माना कि चालक, रैखीय चालक तार नहीं लिखेंगे, रैखीय चालक लिख लेते हैं, यह ज़्यादा बेटर है। रैखीय चालक की लंबाई क्या है स्टूडेंट? L है, जिसमें आवेश का वितरण, जिसमें Q आवेश क्या है? वितरित है। ओके स्टूडेंट, यहां आपको जो चीज पॉइंट याद रखना है वो ये है, रैखीय आवेश घनत्व। रैखीय आवेश घनत्व, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ये क्या है? रैखीय आवेश घनत्व। तो ये क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको। रैखीय चालक तार के, या रैखीय चालक के डेफिनेशन है, रैखीय चालक के एकांक लंबाई में, सपोज मैं एक छोटा सा लंबाई ले लेता हूं स्टूडेंट, ये DL, ये पूरी इसकी लंबाई क्या है? L है। ये DL मतलब होता है स्टूडेंट, L स्मॉल l कर दिया, मतलब छोटा सा पार्ट। ठीक है, छोटा सा पार्ट। तो रैखीय आवेश घनत्व क्या है? एकांक, किसी रैखीय चालक के एकांक लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को रैखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ओके, समझ में आ गया? तो यही चीज आपको याद रखनी है, मात्र ये फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपका बेस है बड़े बड़े आईएमपी क्वेश्चंस का। डी क्यों लिया? पूरा में आवेश का मात्रा है क्यों, और डी मतलब होता है स्टूडेंट, डी ये वही वाला डी है। कौन सा? डिफरेंशिएशन वाला डी है। मतलब हम कोई चीज जब परिवर्तनशील रहता है ना, तब हम वहां पे डी लगाते हैं। अवकलन क्या है? परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन होता है उसको हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं यहां का भी ले सकता हूं, यहां का भी ले सकता हूं, यहां का भी ले सकता हूं, लेकिन एकांक लंबाई लूंगा। एकांक लंबाई, 1 सेंटीमीटर में आवेश, 1 मीटर में आवेश, एकांक। तो एकांक लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? रैखीय आवेश घनत्व। अब इधर देखिए स्टूडेंट, कूलाम के नियम से हम सबको पता है क्या है भैया? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम सब जानते हैं F, क्योंकि यहां मैं कूलाम के नियम से माना कि ये DQ है स्टूडेंट, यहाँ पे आवेश क्या है? DQ। आप सबको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ ये वाला जो आवेश है वो क्या है? DQ है। सपोज करो कि इससे कुछ दूरी पर एक Q0 एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज। उस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं?
इस एकांक आवेश के कारण इतना दूरी पर r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, Q0 रखा गया है, इस पर लगने वाले बल का हम टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। माना कि dq एकांक आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, तब लगने वाला बल, कूलाम के नियम से लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताओ भाई। तब लगने वाला जो बल होगा स्टूडेंट, F हम जानते हैं बल है ना, लेकिन हम यहाँ F नहीं लिखेंगे, DF लिखेंगे, DF। तो DF इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ के कारण किस पर बल लग रहा है, Q0 पर, Q0 Q0 बाई R स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है, R है। आपको दिख रही है ना ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से, ठीक है, थोड़ा समय जगह कम होने के कारण वो कर दिया यार, कोई नहीं, चलो। और यहाँ पे लग जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर इसको आप दे दीजिएगा 1। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, है ना। अब क्या करो स्टूडेंट, हमको डी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं, डी एफ बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू हम क्या रख देंगे, लैम्डा डी एल, ये देखो आप यहाँ पे रख देंगे लैम्डा डी एल, और ये हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, ये चीज रख देंगे, सबको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, अब मैं इसका क्या करूंगा, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन करने पर। तो इसकी कंप्लीट लंबाई क्या है, L। तो आप क्या करो, इसको 0 से लेकर के L, इसकी लंबाई क्या है स्टूडेंट, L है ना, 0 से लेकर के क्या है, L है। तो इसको हम लंबाई के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन को मैं आराम से आपको समझाऊंगा, है ना, बट अभी आप यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो समाकलन जब हम करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा L, लिमिट लगा देंगे, ठीक है, 0 to L, हायर लिमिट L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R0। अब देखो स्टूडेंट, जब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है, तो दे आर कैट एंड डॉग्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे को काट खाते हैं, मतलब कैंसल आउट हो जाता है, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीट F दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो कांस्टेंट है हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। लेमडा भी एक कांस्टेंट राशि है, तो लेमडा बाहर, ठीक है, Q0 भी एक कांस्टेंट है, तो Q0 भी बाहर, आपका R भी बाहर, और अंदर में हमारा क्या बच जाएगा, तो फिर ओनली DL R0, ठीक है ना, L। आप चाहो तो DL के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो, DL मतलब एक छोटी सी लंबाई, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो L के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, है ना। चाहो तो आप इतना ही लिख करके छोड़ सकते हैं, इस प्रकार। समझ में आ गया। एक चीज मैं भूल रहा था, क्या चीज, इधर देख लो, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। क्यों क्या है स्टूडेंट, चार्ज है, आवेश है, और आवेश का मात्रा एसआई मात्रा क्या होता है हमारा, कूलाम। तो कूलाम का C डिवाइडेड बाई L लीनियर है, लंबाई किसी चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, तो मीटर में, है ना, तो ये हो जाएगा C/m या CM इनवर्स। सबको समझ में आ गया। तो ये है हमारा रैखिक आवेश वितरण। ओके स्टूडेंट, किसी को नोट करना होगा तो कर लो, अन्यथा मैं मिटा रहा हूं भाई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है, वो है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मतलब आपका हो जाता है पृष्ठ, सरफेस मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये देखो आप, वहां एक लंबाई लिए थे, है ना, रेखीय, यहां हम लोग क्या लेंगे, पृष्ठ ले लेंगे। सपोज कि हमारा एक पृष्ठ है, सरफेस है, ठीक है, और इस पर जो है आवेश का वितरण कुछ इस प्रकार हुआ है, ऐसा। हमेशा ना यार चित्र को ना आप लोग को मैं एक सलाह दे देता हूँ, चलो बढ़िया, एक टिप दे देता हूँ। क्या टिप दे देता हूँ, जब भी चित्र बनाना रहता है ना, उसको लेफ्ट साइड नहीं बना करके राइट साइड में बनाना चाहिए। मैं खुद गलती कर रहा हूँ, बट आपको सलाह दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में जब भी आप डायग्राम प्लॉट करो, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करो, राइट साइड में बनाओ।
स्पेशली बायो के स्टूडेंट लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बायो में ढेर सारा चित्र रहता है, केमिस्ट्री में भी रहता है, फिजिक्स में भी आता है। तो आप हमेशा किधर बनाओ, राइट साइड में बनाओ। समझ में आ रहा है। और लेफ्ट साइड में उसका जो भी है वर्णन उसको लिख दो। समझ में आ रहा है। दूसरा, उसका नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करके कहीं कहीं से भी डंडी निकाल देते हैं, ऐसा ऐसा करके ये है, ये है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा ट्राई करना की चाहिए, जितना स्पेस है तो हमेशा राइट साइड में ही उसका नाम करना चाहिए, इधर नीचे ऊपर या इधर नहीं लिखना चाहिए। किधर लिखना चाहिए, राइट साइड में। चित्र भी राइट साइड में बनाओ और उसका नेमिंग भी किधर करो, ट्राई करो राइट साइड में करने का। हाँ, जगह नहीं है तब की बात अलग है, तब आप लेफ्ट साइड में आ सकते हो। समझ में आ रहा है, तब आप लेफ्ट साइड में आओ। तो ये एक छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए। चलिए, तो मैं इधर बना देता हूँ एक, मैं सरफेस बना देता हूँ इस प्रकार, ठीक है ना। पृष्ठ बना दिया इस प्रकार। तो जब आवेशों का एक समान वितरण किसी पृष्ठ में होता है तब हम उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। सपोज करो स्टूडेंट कि ये पृष्ठ हमारा क्या है, एस है। एस मतलब सरफेस। समझ में आ गया। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है आपका, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग शो करेंगे स्टूडेंट सिग्मा से। किससे करेंगे भाई, सिग्मा से। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कूलाम मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया में क्या होगा, इसका भी मीटर, इधर भी मीटर, ठीक है। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया। और इसमें टोटल आवेश क्या है, कुल आवेश की मात्रा है क्यों, बट हम एक एकांक को ले रहे हैं, एकांक क्षेत्र को। तो एकांक क्षेत्र को लोगे तो एकांक क्षेत्र हो जाएगा ds, और इस एकांक क्षेत्र में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, dq हो जाएगी। तो एकांक क्षेत्र में उपस्थित, एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया। चलो आज आपको एक चीज, बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं मैं, एकदम बेहतरीन, टॉप क्लास, मतलब हर सब्जेक्ट में काम आएगा। क्या, डेफिनेशन बनाने का तरीका बहुत काम आने वाली है, 12th में ही बहुत ज्यादा। मैं खुद यूज करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा आपको। क्या चीज है देखो, जब भी डेफिनेशन बनाना रहता है ऐसा बनाया करो। यहां देखो, जो चीज भी नीचे में रहता है ना उसको बोलना चाहिए एकांक। क्या बोलेंगे, एकांक। समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी मैं डेफिनेशन बोला, ये एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा dq/ds। एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को दाब किसे कहते हैं, दाब। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। समझ में आ रहा है। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। विस्थापन क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी, डिस्टेंस, d/t ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। दूरी को आप, डिस्टेंस को जैसे भी आप शो करना चाहो, डिस्टेंस आपका ये तो वही हो जाएगा, है ना। तो दूरी को हम लोग चलो d से ही शो कर देते हैं फिलहाल। तो एकांक समय में चली गई दूरी। वैसे ढेर सारे डेफिनेशन हैं यार, ढेर सारे, कितने बताएं आपको। समझ में आ रहा है, बहुत सारा है। सबको ऐसा लिख सकते हो आप, सबको। तो ये तरीका होता है डेफिनेशन बनाने का। अभी तीसरा और आएगा, उसको भी दिखा तो बहुत सारा आएगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा, ठीक है। धारिता किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं, वहाँ पे भी बताएंगे आपको। धारिता किसे कहते हैं, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस, तो वो भी बताएंगे। चलो देखते हैं इधर क्या है। सेम सिमिलरली इसमें भी वही काम करना है स्टूडेंट। अब माना कि इस dq आवेश से, अब इधर नहीं है इसलिए मैं इधर निकाल रहा हूँ ना, आप उधर जगह रहेगा तो उधर ही करना। चलो ये देखो, dq आवेश से r दूरी पर, कितना दूरी पर भाई, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या है, q0 है। तो उस पर लगने वाला बल, तो उस पर लगने वाला बल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पिछले जैसा सेम। तो उस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q0/r² r यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dF = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq के प्लेस पे क्या रख देंगे हम लोग, सिग्मा ds q0 /r² एंड r कैप। क्लियर हो रहा है। अब इसमें से क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा f, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, सरफेस के। वहाँ लंबाई के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, सरफेस के। तो f = हो जाएगा हमारा s, और यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा भी कॉमन निकल जाएगा, r² भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका q भी बाहर निकल जाएगा, q0 भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ सिर्फ बचेगा स्टूडेंट r0 और ds।
और ये ऐसा है। समझ में आ गया? तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। मेन चीज़ जो है वो यही है, फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। चलिए नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड है हमारा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको समझो। किसी ठोस में, आयतन किसका होता है? ठोस का, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो किसी ठोस में जब एक समान रूप से आवेश वितरित रहता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आया? और तो मैं एक आयतन बना देता हूँ। सपोज करो ये एक मेरा घन है, घन है ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया, आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है इस प्रकार कुछ। समझ में आ गया? माना इसका टोटल वॉल्यूम जो है स्टूडेंट वो है v, क्या है? v है, और इसमें जो आवेश की मात्रा है वो क्या है? q है। समझ में आ रहा है? तो इसका एकांक आयतन में, एकांक आयतन लो, तो एकांक आयतन में हमारा क्या हो जाएगा? एकांक आयतन हो जाएगा dv, और एकांक आयतन में आवेश क्या हो जाएगा? एकांक आयतन में हमारा आवेश हो जाएगा dq। क्या हो जाएगा भाई? dq होगा। तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जो होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग शो करते हैं रो से। किससे? रो से, रो से शो करेंगे। और रो इज इक्वल टू होता है एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम उसका क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया? और इसका यूनिट होता है आपका कूलाम। अब आयतन है तो आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ऐसा। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट रो डी वी। हो गया ना भाई ये। अब सपोज करो कि इस डी क्यू से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, तो लगने वाला कूलाम का बल, माना कि डी क्यू से आर दूरी पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? लगने वाला बल स्टूडेंट एफ डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वी यूनिट वेक्टर, है ना। अब आप वैल्यू को रख देंगे, सिमिलरली सेम टू सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के प्लेस पे क्या रख दूंगा? रो डी वी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आप क्या करो? इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को। तो इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर। अब इसमें क्या करेगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। बस हो तो गया यार, और क्या है। एफ इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अंदर बच जाएगा आर यूनिट वेक्टर एंड डी वी एंड इट्स लिमिट इज वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप नोट कर लो, खत्म हो गया तीनों, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे भाई, क्या देखेंगे स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। इधर मैं लिख देता हूं क्या चीज? इलेक्ट्रिक फोर्स आपका स्थिर वैद्युत बल, और क्या है हमारा, किसके बीच देख रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या है स्टूडेंट इनमें डिफरेंट क्या है ये देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैद्युत बल जो है वो दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। किसके बीच कार्य करता है? दो चार्ज के बीच, ठीक है। तो ये फर्स्ट है आपका, यह बल
आवेशों के मध्य कार्य करता है, मध्य कार्य करता है। ठीक है ना। ये क्या है स्टूडेंट, ये जो है दो द्रव्यमान वाले पिंडों, अब पिंड मतलब बड़ा हम लोग सोचते हैं ना बहुत बड़ा चीज, ऐसा नहीं, ये दो द्रव्यमान चाहे वो बहुत कितना भी छोटा हो चाहे बड़े हो, सबके मध्य काम करता है। ठीक है, ये दोनों चाक जो है वो भी, इनके मध्य भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना। तो दो द्रव्यमानों के मध्य या दो पिंडों के मध्य, दो द्रव्यमान या पिंड के मध्य कार्य करता है, कार्य करता है, आप लोग लिख लेंगे ना। सेकंड है स्टूडेंट, दूसरा क्या है भाई, इसका फॉर्मूला। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल का मान, स्थिर विद्युत, आप लोग सुन के लिखेंगे, स्थिर वैद्युत बल का मान F इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जबकि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है, बल का जो मान होता है वो होता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है स्टूडेंट, सबको पता है ना। यस, ओके। थर्ड क्या है, थर्ड क्या लिख सकते हो भाई, बोलो जल्दी से। थर्ड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इसको जो है कूलाम ने परिभाषित किया था और इसको न्यूटन ने परिभाषित किया था, ऐसे लिख दे क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे। ठीक, यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का हो सकता है, प्रतिकर्षण, ठीक है ना, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्या, ये जो है ना आपका वैद्युत आकर्षण बल, वो जो है, सॉरी ये है इधर है, स्थिर वैद्युत बल जो है स्टूडेंट वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर सेम चार्ज हो तो वो जो है 10 की घात 36 गुना ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। आप ऐसा लिखने को मैं लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हो, ये लिख दो क्या चीज़ भाई, कि स्थिर वैद्युत बल, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा व प्रभावी होता है। ठीक है, और यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल छोटा व कम प्रभावी होता है, कम प्रभावी होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? और क्या लिख सकते हो, कोई बता दो। हाँ, एक पॉइंट मुझे शायद याद आ रहा है, देखो स्थिर विद्युत कौन हो सकता है, हाँ ठीक, मीडियम, क्या है, मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, नहीं करती, करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, क्या कि सर ये भी तो निर्भर करती है, कैसे, कुछ लोगों को लग रहा होगा, है ना। तो वो एक्चुअल में स्टूडेंट गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण डिफरेंट है भाई। इसको हम जी कैपिटल जी से शो करते हैं, उसको स्मॉल जी से शो करते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण डिफरेंट है। जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हर पिंड का भिन्न भिन्न हो सकता है, समझ में आ रहा है। चंद्रमा पर अलग है, अर्थ में पृथ्वी पर अलग है। पृथ्वी पर हम कॉमन जो है कांस्टेंट क्या मानते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा मानते हैं ना, 9.8 ऐसा समथिंग कुछ है ना। तो ये चीज़ है ये। जबकि आपका g का वैल्यू क्या होता है पता है, g का वैल्यू होता है स्टूडेंट आपका 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ये है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भिन्न भिन्न होता है, चंद्रमा पर आपका भिन्न होगा, पृथ्वी पर आपका भिन्न है। इसी कारण चंद्रमा पर जाने पर हमारा जो भार वो कम हो जाता है पृथ्वी की अपेक्षा, यही रीजन है। गुरुत्वीय त्वरण वहाँ जो है और गुरुत्वाकर्षण डिफरेंट है। समझ में आ गया?
ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या चीज़। चलिए, जिसको नोट करना होगा तो कर सकते हैं। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम इस पर क्या लिखते हैं, समानता लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, समानता। समानता मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, आएगा शायद नहीं, फिर भी आप लोग सुन लो क्या समानता क्या है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है कि दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। समझ में आ रहा है ना भाई? दोनों के बीच की दूरी का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है एवं दोनों के परिमाण के गुणनफल के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहला, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। दूसरा स्टूडेंट क्या है आपका इसका, कि दोनों ही बल निर्वात में कार्य करते हैं। तीसरा क्या है, दोनों ही बल संरक्षी बल है। कौन सा बल है, संरक्षी बल है। चौथा स्टूडेंट, दोनों ही बल क्या है, केंद्रीय बल है। ठीक है, संरक्षी बल क्या है, केंद्रीय बल क्या है, ये क्लास 11 का टॉपिक रहा। ठीक है, अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी टाइम भी हो रहा है और फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। चलिए ओके।